हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। तो आज का टॉपिक है गैसियस फ्यूल्स। तो गैसियस फ्यूल में जो आपके सिलेबस में गैसेस हैं उनके बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले एलपीजी और सीएनजी के बारे में बताती हूँ। एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब द्रवित पेट्रोलियम गैस और संपीडित प्राकृतिक गैस। तो ये गैसें तब निकलती हैं जब पेट्रोलियम की रिफाइनिंग हो, मतलब जब पेट्रोलियम निकाला जाता है, जो चट्टानों के नीचे जो क्रूड ऑयल होता है। तो जब चट्टान के नीचे से जब पेट्रोलियम निकाला जाता है तो उसी टाइम पे नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैसें भी निकलती हैं। ये प्राकृतिक गैसें जो हैं ये चार होती हैं। एक होती है मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो इन गैसों का मिक्सचर निकलता है। ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इन गैसों का मिक्सचर निकलता है। तो इन गैसों को अलग अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है ज़्यादा प्रेशर देके। तो जो मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है इन पे हैवी प्रेशर दिया जाता है, मतलब उच्च दाब दिया जाता है। तो जब हम इनमें हैवी प्रेशर देते हैं तो जो प्रोपेन और ब्यूटेन है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। मतलब हैवी प्रेशर देने पे प्रोपेन और ब्यूटेन जो है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, द्रव में परिवर्तित हो जाती हैं। तो जो प्रोपेन और ब्यूटेन जो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई हैं उनको जो आयरन सिलेंडर होते हैं उनमें फिल कर दिया जाता है। तो उसमें फिल कर देते हैं और जब वापस से उसमें से प्रेशर हटाते हैं सिलेंडर में से तो वो वापस से कन्वर्ट हो जाती हैं गैसों में। तो उन गैसों का नाम दिया गया है एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है ये 27,800 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब होती है। और इनका यूज़ आपको पता ही होगा कि एलपीजी का यूज़ जो है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो बची हुई दो गैसें हैं मीथेन और इथेन। तो मीथेन और इथेन जो है उन गैसों का जो मिक्सचर है वो कहलाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी, जिसमें मेनली जो है वो मीथेन पाई जाती है 85% और इथेन जो है वो 10% होती है। और उसके अलावा कुछ और भी अदर हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं, वो थोड़े से अमाउंट में होते हैं। तो इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की सीएनजी की 1000 से लेके 1100 BTU यूनिट में होती है। और इसका जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मतलब जो सीएनजी है, सीएनजी को मार्श गैस भी बोला जाता है। ये कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सीएनजी का दूसरा नाम जो है मार्श गैस भी होता है, क्योंकि ये मार्शी प्लेसेस का मतलब होता है जो दलदल वाली जगह होती हैं। तो कीचड़ और दलदल में भी जो है ये सीएनजी गैस जो है प्रोड्यूस होती है। तो इस वजह से इसको हम मार्श गैस भी कहते हैं। तो इसके जो सीएनजी के यूज़ हैं तो सीएनजी का भी यूज़ जो है डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल फ्यूल, मतलब घरेलू और जो औद्योगिक ईंधन होता है उसकी तरह भी इसको यूज़ करते हैं। और उसके अलावा जो मेन काम है इसका वो है ये नॉन पॉल्यूटेड फ्यूल, मतलब सीएनजी के बर्न होने पे पॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये एक नॉन पॉल्यूटेड फ्यूल की तरह इंटरनल कंबशन इंजन में यूज़ होती है। तो ये तो थे एलपीजी और सीएनजी। इसके बाद मैं आपको प्रोड्यूसर गैस एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो प्रोड्यूसर गैस जो है, प्रोड्यूसर गैस मेनली जो मिक्सचर होती है ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2। ये भी एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोड्यूसर गैस जो है वो किसका मिक्सचर है। तो CO और N2 आपको याद रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 का मिक्सचर होती है प्रोड्यूसर गैस। तो इसके बनाने का जो किस तरीके से प्रोसीजर है वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक भट्टी रहती है। भट्टी में जो कोयला है, कोयले को बर्न किया जाता है। कोयले का जब कंबशन करते हैं ये करीब 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका कंबशन होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि एक तरफ से एयर मिक्स्ड स्टीम, मतलब जो भाप मिश्रित वायु होती है वो फ्लो कराई जाती है कोयले पे। तो जब हम इसमें ये एयर मिक्स्ड स्टीम फ्लो कराते हैं तो इसमें जो कोयले में 3 जोन बन जाते हैं, एक कंबशन जोन, एक रिडक्शन जोन और एक डिस्टिलेशन जोन। कंबशन जोन मतलब दहन भाग, अपचयन भाग और आसवन भाग। तो इसमें जो गैस निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 का मिक्सचर होती है। तो वो यहाँ पे गैस इकट्ठी होती जाती है और गैस इकट्ठी होने के बाद वो यहाँ पे एक आउटलेट लगा रहता है जिसके थ्रू प्रोड्यूसर गैस निकाल ली जाती है। और जैसे जैसे कोयला जो है ख़त्म होता जाता है तो यहाँ पे ऊपर एक कप लगा रहता है कॉन फीडर, जिसके थ्रू जो है कोयले को वापस से डाल दिया जाता है जिससे कि प्रोड्यूसर गैस और ज़्यादा प्रोड्यूस कराई जा सके।
प्रोड्यूसर गैस जो है मेनली हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड करके ही यूज़ की जाती है, क्योंकि इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसका जो मेनली यूज़ है वो स्टील और ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। तो स्टील बनाने में या ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में जो है प्रोड्यूसर गैस को एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है। इसके बाद थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको मैं आपको। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि प्रोड्यूसर गैस जो मेनली मिक्सचर होती हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिक्सचर होती हैं। इसका जो एवरेज कंपोजिशन है, जितनी भी गैसेस हैं उनका आपको एवरेज कंपोजिशन जरूर, मतलब जो औसत संगठन है वो जरूर याद रखना है, क्योंकि एक एक दो दो नंबर में ये क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछे जाते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसमें 22 से 30% तक होती है। जो नाइट्रोजन गैस है वो इसमें 52 से 55% होती है। हाइड्रोजन गैस जो है वो 8 से 12% होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 3% होती है। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 1300 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब होती है। तो बनाने का मेथड जैसे बताया मैंने आपको अभी, कि जो प्रोड्यूसर गैस है उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, पासिंग एयर मिक्स्ड विद स्टीम ओवर ए रेड हॉट कोल या फिर कोक। तो जो रेड हॉट कोल होगा उसमें एयर मिक्स्ड स्टीम जो है वो पास कराते हैं। तो जब पास कराते हैं 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो जो गैस प्रोड्यूस होती है वो प्रोड्यूसर गैस होती है। और ये जो स्टील का जो भट्टी होती है वो ईंटों की बनी हुई एक भट्टी होती है, स्टील का वेसल होता है, और उसमें जो है लाइनिंग जो होती है अंदर, मतलब जो परत चढ़ी रहती है वो ईंटों की चढ़ी रहती है, और ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि कप और एक कोन फीडर भी लगा रहता है। जो रिएक्शन होती है कंबशन जोन में, मतलब जो दहन भाग होता है उसमें जो रिएक्शन होती है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ अब, कि जो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं, और कार्बन और हाफ O2 मिलके कार्बन मोनो, मतलब जो कंबशन जोन है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। और जो रिडक्शन जोन यानी कि अपचयन भाग है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन की रिएक्शन होके कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है, और कार्बन और H2O की रिएक्शन होके कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है, और कार्बन और H2O की रिएक्शन होके कार्बन डाइऑक्साइड और H2 भी रिलीज होती है। इसके बाद जो गैसें बन के आती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा हीट होती है, फिर वो डिस्टिलेशन जोन से होते हुए जब निकलती हैं तो उनका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, और फिर वो जो आउटलेट लगा रहता है, प्रोड्यूसर गैस आउटलेट लगा रहता है, वहीं से उसको ऊपर से निकाल लिया जाता है। तो यूज़ मैंने जैसे कि आपको बताया ही था कि जो हीटिंग प्रोसेस होती है, जो ओपन अर्थ प्रोसेस होती है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है स्टील और ग्लास की, तो वहाँ पे एज ए फ्यूल प्रोड्यूसर गैस यूज़ की जाती है। उसके अलावा ये रिड्यूसिंग एजेंट, जो मेटलर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं, जो मेटलर्जिकल प्रोसेस होती हैं, उसमें जो है रिड्यूसिंग एजेंट अपचायक की तरह इनका यूज़ किया जाता है। तो ये तो प्रोड्यूसर गैस, मेनली आपको बस इतना ध्यान रखना है कि प्रोड्यूसर गैस बनती कैसे है, बनाने का मेथड सिर्फ सिंपल सा इतना है कि जो कोयला होगा, रेड हॉट कोल 1100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भाप मिश्रित वायु, मतलब जो एयर मिक्स्ड स्टीम है उसको फ्लो कराएंगे, तो उससे जो गैस निकलेगी प्रोड्यूसर गैस होगी। मेनली मिक्सचर होती है CO और N2 का, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिक्सचर होती है, और यूज़ क्या है स्टील और ग्लास बनाने में और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो इसके बाद आता है वाटर गैस। वाटर गैस भी सेम जैसे प्रोड्यूसर गैस की मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोड्यूस होती है, सेम उसी तरीके का ही प्रोसेस है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि ये जो फर्नेस है इसमें रेड हॉट कोल है। रेड हॉट कोल में टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है 900 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे कि वहाँ पे एयर और स्टीम एक साथ मिक्स करके फ्लो कराते हैं, यहाँ पे दोनों ही स्टीम और एयर जो है वो अलग अलग से सप्लाई की जाती है। तो जैसे प्रोड्यूसर गैस जो है CO और N2 का मिक्सचर होती है, ये जो वाटर गैस है ये CO और H2 का मिक्सचर होती है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का जो मिक्सचर होती है वो कहलाती है वाटर गैस, यानी कि जल गैस या फिर भाप अंगार गैस, या फिर इसको हम नीली गैस भी बोलते हैं, ब्लू गैस भी बोलते हैं। तो इसको जो बनाने की प्रोसेस है उसमें क्या करते हैं कि जो रेड हॉट कोल है इसमें सबसे पहले स्टीम सप्लाई कराते हैं, मतलब भाप को प्रवाहित कराते हैं। तो जब भाप को प्रवाहित कराते हैं तो क्या होता है कि कुछ टाइम बाद जो टेम्परेचर है वो लो होने लगता है, टेम्परेचर जो है डाउन होने लगता है, कम होने लगता है। तो इस वजह से क्या करते हैं कि जब टेम्परेचर डाउन होने लगता है तो इसको हम दोबारा से टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं, एक तरफ से
एयर मतलब स्टीम को सप्लाई रोक के एयर की सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जो टेम्परेचर है वो फिर वापस से बढ़ जाता है। इसी तरीके से अल्टरनेट प्रोसेस ये चलती रहती है कि स्टीम सप्लाई कराएंगे, एयर सप्लाई कराएंगे, फिर स्टीम सप्लाई कराएंगे, एयर सप्लाई कराएंगे। तो इस तरीके से ये एक अल्टरनेट प्रोसेस चलती रहती है। उससे जो गैस निकली हुई होती है, जो गैस निकलती है यहाँ पे इकट्ठी होती जाती है, वो कहलाती है वाटर गैस, जिसको एक आउटलेट के थ्रू पाइप से निकाल लिया जाता है। तो इस तरीके से वाटर गैस बनती है। वाटर गैस में भी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो वाटर गैस है वो मिक्सचर होती है कम्बस्टाइल गैसेस, मतलब जो दहनशील गैसें होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का मेनली मिक्सचर होती है। और इसमें जो है लिटिल अमाउंट में नॉन कम्बस्टाइल गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं, मतलब अदहनशील गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई और नाइट्रोजन गैस हो गई। इसका जो एवरेज कॉम्पोजिशन है वाटर गैस का, तो H2 इसमें 51% होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड 41% होती है, N2 4% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड 4% होती है। तो जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि वाटर गैस जो है प्रोड्यूस कैसे होती है कि स्टीम को रेड हॉट कोल पे 900 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्लो कराने पे वाटर गैस प्रोड्यूस होती है। इसकी रिएक्शन ये दी हुई है कि कोयला जो है, कोयला क्या है, कार्बन है, कार्बन में जब हम स्टीम H2O फ्लो कराते हैं तो CO प्लस H2 का मिक्सचर बन जाता है। CO प्लस H2 का ही मिक्सचर जो है वो वाटर गैस है। तो इस तरीके से वाटर गैस बन जाती है। तो ये जो रिएक्शन है वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कोयला होता है, जो टेम्परेचर ऑफ बर्निंग कोल वो कम हो जाता है, लोअर कम हो जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम होने की वजह से फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनना स्टार्ट हो जाती है। टेम्परेचर कम होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने लगती है। तो इसको हम दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जो फॉर्मेशन है उसको रोकने के लिए, प्रिवेंशन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, स्टीम की सप्लाई को रोक देते हैं और एयर की सप्लाई को स्टार्ट कर देते हैं। तो मतलब स्टीम की सप्लाई को, भाप की जो प्रवाहित कर रहे थे भाप को रोक देते हैं और वायु को प्रवाह करने लगते हैं। तो जिसकी वजह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने लगती है और जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही होती है वो जो है उससे फिर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से ये साइकिल जो होती है, मतलब स्टीम और एयर की, एयर फ्लो कराने की, मतलब भाप और वायु प्रवाहित कराने की, तो ये जो है अल्टरनेट ऑर्डर में चलती रहती है, जिससे कि प्रॉपर टेम्परेचर जो उसका मेंटेन रहे, जिससे कि जो CO और H2 का मिक्सचर बनता रहे और वाटर गैस बनती रहे। तो वाटर गैस की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो है 2800 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब, और इसका यूज़ जो है एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है, जो हाइड्रोजन गैस होती है उसके स्रोत के रूप में भी किया जाता है और इल्यूमिनेटिंग गैस की तरह भी किया जाता है। इल्यूमिनेटिंग मतलब प्रदीपक गैस की तरह भी किया जाता है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि वाटर गैस कैसे बनती है। मैं थोड़ा सा जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कि वाटर गैस बनाने के लिए जो कोल है, कोल जो रेड हॉट कोल है, उसमें पहले स्टीम फ्लो कराई जाती है, मतलब भाप प्रवाहित कराई जाती है 900 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और भाप प्रवाहित कराने पे टेम्परेचर, जो कोयले का टेम्परेचर है वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने लगती है। और उसके बाद हम टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एयर फ्लो कराते हैं। एयर फ्लो कराने से टेम्परेचर जो है मेंटेन हो जाता है। तो इस तरीके से अल्टरनेट ऑर्डर में स्टीम और एयर जो है हम फ्लो कराते जाते हैं, जिससे जो गैस निकलती है वो वाटर गैस यानी कि जल गैस कहलाती है, जिसका कैलोरीफिक वैल्यू ये दिया हुआ है। और जो यूजेस हैं फ्यूल की तरह, हाइड्रोजन गैस के सोर्स की तरह और इल्यूमिनेटिंग गैस की तरह इसका यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको ये गैसेस समझ में आ गई होंगी। गैसियस फ्यूल में बस एक बायोगैस टॉपिक बचा हुआ है गैसियस फ्यूल में, तो वो भी मैं आपको जल्द ही उसका भी वीडियो बना के दूंगी। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।